हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साधना चैनल में। बच्चों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा था वर्ण विचार। इससे पहली क्लास में हमने वर्ण के विषय में काफ़ी कुछ चर्चा की थी। वर्ण की परिभाषा आपको बताई थी कि वर्ण मौखिक ध्वनियों का रूप है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते या और टुकड़ों में जिसको नहीं बांटा जा सकता। इसके बाद हमने वर्णमाला कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारे 52 होते हैं, यानी कि वर्णमाला के अंदर 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के भेद हमारे चल रहे थे कि व्यंजन में हमने जो मूल 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उसके बाद हमने आपको अनेक उत्क्षिप्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ये सारे व्यंजन के भेद हमने आपको स्पष्ट किए थे। आज उसी का शेष भाग हमारा जो व्यंजन के भेदों के अंतर्गत रह गया था, हम उन्हें स्पष्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका व्यंजन में आएगा कि उच्चारण में लगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। यानी कि मूल रूप से तो व्यंजन 3 ही प्रकार के हैं हमारे: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। लेकिन उसके अलावा और भी हमारे जो व्यंजन बनते हैं, किन किन रूपों में बनते हैं, वो सारे हमने आपको कुछ पहले स्पष्ट किए थे और जो रह गए वे अब आपको स्पष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हमारा इस क्लास में है उच्चारण में लगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। यानी कि हम जो उच्चारण करते हैं वर्णों का, उन उच्चारित वर्णों के आधार पर कि जो प्रयत्न हमारा उसमें लग रहा है, कितना समय लग रहा है, किस स्थान पर लग रहा है, तो उसके आधार पर व्यंजन के भेद हमारे 2 होते हैं। यानी कि उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है हमारा? अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब देखिए, शब्द से ही हमें लग रहा है, अल्प का मतलब थोड़ा, यानी कि जिसमें थोड़ा समय हमारा लग रहा है। हमारी प्राण वायु, हमारा जो श्वास है, वो कम मात्रा में लग रही है, वो हमारे अल्प प्राण में आ रहे हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब ये ध्यान आपको रखना है कि आपको हमने स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आपको बताए थे: कवर, चवर, टवर, तवर और पवर। और हर वर्ग के अंदर हमारे 5-5 वर्ण थे। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण य, र, ल, व हमारे क्या हैं? ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। तो ये चीजें हमारी 5, 3 का मतलब हो गया 15 आपके ये हो गए और 4 आपके ये हो गए। तो ये हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जैसे क, ग, अंग। अब क वर्ग का है ये प्रथम वर्ण हो गया क। फिर ख हमने दूसरा छोड़ दिया, तीसरा हमारा ग हो गया, चौथा हमने छोड़ दिया घ, और ये हमारा 5वां वर्ण हो गया। तो ये पहला, तीसरा, 5वां। ऐसे ही ये चवर्ग का हो गया, चवर्ग का च पहला हो गया, छ दूसरा हमने छोड़ दिया, ज तीसरा हो गया और फिर हमने झ छोड़ दिया, य हमारा 5वां हो गया। इसी तरह से ये टवर्ग का है, पहला, तीसरा, 5वां। फिर त, द, न, ये भी हमारा पहला, तीसरा, 5वां हो गया। ये पवर्ग में है, पहला, तीसरा, 5वां, और ये चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। तो इस तरह से ये हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेन आपको ये ध्यान में रखना है कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण का मतलब क्या है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय अधिक लगता है,
तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है, व्यय का मतलब खर्च होना, अधिक मात्रा में लगना, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब इनके अलावा जो हमारे व्यंजन वर्ण बचे वो हमारे महाप्राण में आ जाएंगे। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, इसमें हमने पहला तीसरा पांचवा लिया था, इसमें दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा। और शा शा सा हा जो ऊष्म व्यंजन हमारे बचे थे वे चारों भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए क वर्ग में ख आपका दूसरा वर्ण हो गया, क ख ग घ, घ आपका चौथा वर्ण हो गया। इसी तरह से छ आपका च छ, छ दूसरा वर्ण हो गया, फिर ज तीसरा छोड़ के झ आपका चौथा वर्ण हो गया, फिर थ ढ ढ़। अब आप देखिए इसमें एक हमने अलग लिखा है। क्यों अलग लिखा है कि ट थ दूसरा वर्ण है, ट ठ ड ढ आपका चौथा वर्ण है। अब इसके बाद जो उत्क्षिप्त व्यंजन में हमने दो आपको बताए थे ण और ढ, तो ये हमारे ड और ढ से बनते हैं। तो इसलिए जो उत्क्षिप्त व्यंजन ये लाइन के अंदर बच्चों इसकी बिंदी छिप रही है थोड़ी सी, ये आपका ढ़ है। तो ये जो ढ़ हमारा इससे बना ये भी हमारा महाप्राण के अंदर ही आएगा। अब थ ध, तो ये भी आप देखिए त था दूसरा हो गया, द तीसरा है, धा चौथा हो गया। ऐसे ही प वर्ग का पा पहला होता था, फ दूसरा हो गया, प फ ब, ब आपका तीसरा छोड़ के भा आपका चौथा वर्ण हो गया। श श स ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। तो इसका मतलब क्या है कि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। स्पष्ट हो गया उच्चारण के आधार पर। अब नेक्स्ट है हमारा स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद, कि हमारे गले में जो स्वर जो आवाज हमारे वैसे निकलती है, जो हमारी स्वर यंत्रियां हैं जो एक घर्षण सा करती हैं, तो उसके कंपन के आधार पर वर्णों के भेद कितने होते हैं। गले में स्वर यंत्र यानी कि ग्लॉटिस होता है, उच्चारण के समय इसमें कंपन होता है। इसके आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, कि स्वर यंत्रों के आधार पर भी वर्णों के दो ही भेद होते हैं। कौन से? सघोष वर्ण। सघोष वर्ण को हम घोष वर्ण भी कई जगह आप लिखे देखेंगे कि घोष वर्ण लिखा है, तो चाहे आप उसे घोष वर्ण कहें चाहे सघोष कहें, एक ही दोनों का मतलब है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा करती है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, अब इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी उसी तरह के वर्ग के स्थान पर है। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, हमें इसमें बीच में अलग अलग छोड़ना नहीं है, तो ये हमारी सरलता से पहचान रहती है कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा ण ढ़। क्यों? क्योंकि ड़ा जो है वो हमारे तीसरे और चौथे स्थान पर आता है, तो इसलिए ड़ और ढ़ जो उत्क्षिप्त वर्ण है वो भी हमने इसके अंतर्गत ले लिए हैं। य र ल व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, और हाँ ऊष्म व्यंजन के शा शा सा को छोड़कर जो चौथा वर्ण हमारा हाँ है वो भी हमारा सघोष के अंदर आता है। तथा सभी स्वर, जितने भी हमारे 11 स्वर हैं वो 11 की 11 स्वर भी हमारे सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसकी पहचान, जैसे स्वर आपके 11 कौन से थे? अ आ ई उ री ए ओ औ। यहाँ तक तो हमारे 11 स्वर हो गए जो हमने बताए थे, लेकिन जो एक अंग्रेजी से हमारे अंदर आया, जैसे हमने कहा था डॉक्टर, मॉल, हॉस्पिटल, तो ये जो अ हमारा शब्द होता है स्वर, ये भी हमारा सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये हमारे 12 स्वर हो गए। फिर व्यंजन में आप देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ण था, तो ग घ अंग, ज झ य, ड ढ ण। और अब देखिए ड ढ, क्योंकि ये हमारा तीसरे और चौथे स्थान पर है, तो इनसे जो उत्क्षिप्त वर्ण बने ड़ और ढ़ वो भी हमारा इसके अंदर आ गया। फिर आपका त था के बाद द ध न, ब भ म, य र ल व और हा, ये 22 आपके जो वर्ण हैं, तो 22 और 12 आपके कितने हो गए? 34।
ये 34 वर्ण आपके सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अघोष वर्ण। दो ही नाम है इसके, सघोष और अघोष। तो अघोष वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा श श सा अघोष वर्ण में आते हैं। जैसे इसका सबसे सरल तरीका क्या है कि अगर हमने केवल अघोष वर्ण को याद रख लिया कि हर वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष है, ठीक है, और इसके अलावा केवल सूक्ष्म आपके ऊष्म वर्ण का शा शा सा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब 10 आपके हो गए और 3 ये केवल मात्र 13 आपको याद रखने हैं और बाकी वर्णमाला के जितने भी वर्ण आपके बचे हैं वो सब आपके सघोष के अंदर आ जाएंगे। तो वे लंबे चौड़े आपको इतने याद नहीं करने पड़ेंगे, ये सरल चीज याद कर लीजिए और शेष हमारे सघोष। अब जैसे देखिए प्रथम द्वितीय क ख, क वर्ग का पहला दूसरा, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का ता था, प वर्ग का प फा और फिर आपका आ गया शा शा सा, क्योंकि हाँ हमने सघोष के अंतर ले लिया था। तो ये 13 वर्ण हमारे अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे व्यंजन कंप्लीट हो गए, स्वर हमने कल ही आपको बता दिए थे, व्यंजन भी आज हमारे यहाँ पर भी पूरे हो गए। अब हमारा जो मेन चीज है आपका फिर और देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये आपको देखना है, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मतलब जितने भी वर्णों का उच्चारण है वो सब हमारे मुख के अवयवों में, मुख के अंदर से ही निकलता है। कोई हमारा जीभ से निकल रहा है, कोई कंठ से निकल रहा है, कोई तालु से निकल रहा है, तो ये सब हमारे अलग अलग हैं। तो उसके स्थान पर एक बात आपने ध्यान दी होगी कि कल जब हमने आपको स्पर्श वर्ण बताए थे, स्पर्श व्यंजन बताए थे, 5 वर्ग बताए थे, तो उसके जगह पर भी हमने उच्चारण स्थान लिखा था कि मान लीजिए आपका कवर्ग था, तो कवर्ग का मतलब वो कंठ से आवाज निकलती है। एक क्रम में याद कर लीजिए कि सबसे पहले हमारा कवर्ग आता है, कवर्ग हमारा कंठ से आवाज निकलती है। दूसरे नंबर पर हमारा चवर्ग आता है, चवर्ग हमारा तालव्य, तालु से आवाज निकलती है, च छ ज झ। तीसरे नंबर पर हमारा आता है टवर्ग, टा से शुरू होने वाला, उसका स्थान हमारा मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य कहते हैं कि दांतों के पीछे के स्थान से ऊपर उठा जो तालु की आवाज होती है वहीं से हमारा ट ठ आता है, वो हमारा मूर्धन्य कहलाता है। 4th नंबर पर हमारा तवर्ग आता है, ता था दा धा ना, तो वो हमारे ता से जीभ जो हमारी दांतों से टकराती है इसलिए हम उसको दंत्य कहते हैं। लास्ट हमारा पवर्ग, पवर्ग में आप देखिए प फ ब भ म, होठ, होठों का प्रयोग हो रहा है इसलिए वो ओष्ठ्य कहलाते हैं। तो एक क्रम में आप सारे वर्ग याद कर लीजिए और उसी के अनुसार आप उनका उच्चारण स्थान भी याद कर लीजिए। अब इसके अलावा क्योंकि हमारे स्वर भी होते हैं तो यहाँ हमने सारों को मिलाकर लिखा है कि किस किस का उच्चारण स्थान कौन सा है। फर्स्ट नंबर पर आपका आता है कंठ्य। कंठ्य का मतलब होता है गले से जिनकी आवाज निकलती है। तो आपका स्वर के अंदर से आपका जो 11 स्वर हैं उन 11 स्वरों में से अ और आ ये हमारे कंठ्य के अंदर आते हैं। अह हमारा अयोग वहा है, ये हमारा कंठ्य में आता है। फिर क ख ग घ अंगा ये हमारे 5 कवर्ग आ गए जो अभी बताया था। और हा जो शा शा साहा ऊष्म वर्ण व्यंजन का है वो हा हमारा कंठ के अंतर्गत आता है। तो यानी कि 2 स्वर हमारे शुरू के आ अयोग वहा, कवर और हा ये हमारी कंठ से आवाज निकलती है। सेकंड है तालव्य। जीभ तालु के आगे भाग पर, ये जीम शब्द नहीं है बच्चों, ये भा है, जीभ, जिह्वा, तालु के आगे के भाग पर। अब इसके आ के बाद हमारे स्वर कौन से आते हैं, ई और ई आता है इसके बाद। तो ई और ई ये हमारा तालव्य में आ गया। फिर हमारा पूरा चवर्ग आ गया, च छ ज झ य ये पूरा हमारा चवर्ग आ गया। इसके बाद आपका या जो अंतस्थ व्यंजन का प्रथम वर्ण है या और ऊष्म व्यंजन का ये वाला शा ये हमारा चवर्ग ये तालव्य के अंतर्गत आता है।
थर्ड नंबर पर है मूर्धन्य। जीभ तालु के पिछले भाग पर, मतलब जो हमारा तालु है उसके पीछे के भाग पर जब हमारी जीभ टकराती है तो वहां पर हमारा मूर्धन्य होता है। जैसे टवर्ग का ट ठ ड ढ ण, और इसी से बने हुए दोनों उत्क्षिप्त वर्ण भी हमारे, तो ये सब हमारे तालव्य इसमें आ गए मूर्धन्य में। फिर इसके अलावा या के बाद का रा, अंतस्थ व्यंजन का रा, और ऊष्म व्यंजन का शा और री स्वर, इसमें केवल एक ही स्वर आपका आया है री स्वर। तो ये हमारे मूर्धन्य यानी जीभ तालु के पिछले भाग से जब टकराती है तब वहां से आता है। दंत्य, दांतों से, त थ द ध न, ये हमारे तवर्ग के पांचों वर्ण आ गए। इसके अलावा ला स जा, अब देखिए या यहाँ पर आ गया, रा यहाँ पर आ गया अंतस्थ का, और ला आपका यहाँ पर आ गया। तो एक एक वर्ण सन में आपका डिवाइड हो गया है एक ही क्रम में। फिर आपका सा, सा आपका ऊष्म व्यंजन का आ गया। पहले आपका होता है शा शा सा हा, उसी क्रम में आपका आया है। पहले आपका शा, फिर दूसरा षटकोण शा, फिर ये आपका सा। और ये जो जा है आपका, जो अरबी फारसी का शब्द है जिसके नीचे एक नुक्ता लगा हुआ होता है, तो ये जा शब्द भी हमारा दांतों से ही बोला जाता है। जब आप इसका उच्चारण खुद करके देखेंगे तो आपको अधिक अंदाज इसका लग सकता है। औष्ठ्य, औष्ठ्य का मतलब है दोनों ओठों से। ऊ ऊ, अब ये आपके दो स्वर आपके कंठे में आ गए थे, दो स्वर आपके तालव्य में आ गए। उसके बाद के दो स्वर जो आपके ऊ और ऊ है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो देखिए होठों का आपके गोल गोल घूम रहा है ऊ ऊ, तो ये आपका आ गया। फिर प फ ब भ म, पांचों पवर्ग के वर्ण आपके इसके अंतर्गत आ गए। दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य का मतलब क्या होता है, ऊपरी दांत और निचले होठ, इन दोनों का प्रयोग होता है। मतलब ऊपर के दांत और नीचे का होठ। अब जैसे आप बोलकर देखेंगे वा फा, अब आप देखेंगे वा में दांत नीचे के होठ से टकराए, ऐसे ही फा ये अरबी फारसी का शब्द है, तो इसमें भी आपका दांत नीचे के होठ से टकराया, तो इसलिए ये आपके दंतोष्ठ्य का मतलब आता है कि दांत और होठ दोनों। नासिक्य, नासिक्य में अंग, जो आपका अयोग वहा है, तो अंग की बिंदी जिसे आप कहते हैं, ये नाक से उच्चारण होता है। नासिक्य का मतलब होता है नाक से उच्चारण होना। और जितने भी हर वर्ग का आखिरी वर्ण है जो पंचम वर्ण कहलाता है, पंचम अक्षर कहलाता है, अंग य ण न म, ये भी सब आपके नासिक्य में आते हैं। क्योंकि आपने अनुस्वार अनुनासिक जब हमने स्वर पढ़ाया था तब आपसे कहा था कि जिसकी आवाज मुख और नाक दोनों से निकलती है वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो इसलिए नासिक्य से आपके ये पांचों लास्ट वाले वर्ण और अंगा ये नासिक्य में आते हैं। कंठ तालव्य, कंठ और तालु से, मतलब गले से और तालु से, इसमें जो हमारे दो स्वर और आगे के बचे हैं ए और ऐ, ये कंठ तालव्य में आपके आ गए। फिर आपका कंठ औष्ठ्य, कंठ औष्ठ्य का मतलब क्या है, कंठ का मतलब गला और औष्ठ्य का मतलब होठ, कि जो गले का भी प्रयोग हो रहा है और होठ का भी प्रयोग हो रहा है। तो ओ औ और अ, तो इनमें आप देखेंगे ये स्वर आपके यहाँ तक पूरे हो गए। तो ये तो आपको याद करना सरल है। कंठ तालव्य में केवल ए ऐ स्वरी स्वर है, इसमें कोई व्यंजन वर्ण नहीं है। कंठ औष्ठ्य में भी केवल मात्र आपके स्वरी स्वर हैं, ओ औ और अ। तो इस तरह से, और नासिक्य में केवल आपके नाक से बोलने वाले वर्ण हैं। तो ये तीन तो आपके सरल हैं, तो ऊपर के वर्णों को भी आपको ध्यान से रखना है, तभी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब है आपका सबसे बड़ी चीज वर्ण विच्छेद, कि वर्णों का हम विच्छेद कैसे करते हैं, कि कोई भी शब्द हमारा दिया हुआ है हम उसके वर्णों को अलग अलग कैसे करें। तो शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, कि कोई भी हमारा एक शब्द दिया हुआ है उसको हम अलग अलग कैसे करें। अब इसमें ध्यान देने की चीज क्या है कि वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े विच्छेद के समय उसे वही लिखना है। मतलब मुख से जो हम उच्चारण कर रहे हैं, तो जिस स्थान पर हम उच्चारण कर रहे हैं उसी स्थान पर हमें उस वर्ण को लिखना है, उसे आगे पीछे नहीं करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने हर तरह का शब्द आपके सामने लिया है। सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना है, स्वरों के नीचे नहीं लगाना है।
ये भी आपको पहले बात बताई गई थी कि केवल व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत लगता है। जब स्पर्श व्यंजन आपको बताए थे, जब उसमें स्वर मिल जाता है तो हमारा हलंत हट जाता है, और स्वरों के नीचे कभी भी हलंत का प्रयोग नहीं होता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। अब मान लीजिए शब्द है आपका आजाद। अब आजाद में आप देखिए सबसे पहले आ स्वर है, तो आ स्वर हमने एज इट इज लिख दिया, इसके नीचे कोई हलंत नहीं लगना है। फिर हमारी आवाज क्या आ रही है, ज। अब ज हमारा अरबी फारसी का शब्द है, ज की आवाज आई तो हमने ज लिखा और ज के नीचे हमने हलंत लगाया। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारी जो आ की मात्रा है हम उसको अलग से लिखेंगे। आ की मात्रा यानी कि आ स्वर हमारा इसमें मिला हुआ है। फिर आप देखिए दा है, द व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हमने हलंत लगाया और इस दा में हमारा अ स्वर मिला हुआ है, तब हमारा ये बना आजाद। तो जिस जगह पर हमें आवाज आई हमने उसी स्थान पर उसको रखा। ऑफिस, ऑफिस में देखिए ओ जो आपका अंग्रेजी का है ओ, वो ओ आपका आ गया। फिर ऑफिस, फा आपका, फा के नीचे हलंत हो गया। फिर फा पे देखिए छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर हम स्वर में भी छोटी ई ही लिखेंगे, बड़ी ई नहीं लिखेंगे, ये विशेष ध्यान देना है। फिर सा हलंत लग गया और सा में अ मिला हुआ है तो आ स्वर हम अलग से लिखेंगे, उसको पूरा एक साथ नहीं लिखेंगे वर्ण विच्छेद करते समय। हमें व्यंजन और स्वर को अलग अलग ही प्रदर्शित करना है। दिवस, दिवस में द हलंत लग गया, दा पर छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई बन गया। वा, फिर वा में अ मिला हुआ है, स में अ मिला है तो आप देखिए अ स अ अलग अलग लिखा है। झुकना, अब झुकना में देखिए झा आपका व्यंजन वर्ण है, अब इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है, छोटे ऊ की मात्रा लिखी है तो झुकना, झू, झू हमने जब बोला तो झा के बाद ऊ की आवाज आई तो झा के बाद ही हम ऊ लिखेंगे। फिर क अ न, और ना के बाद आ की मात्रा है तो हम आ स्वर लिखेंगे। पृथ्वी, अब पृथ्वी में देखिए आप नीचे वी लगा हुआ है तो पहले तो हमारी आवाज प आ रही है, पृथ्वी, पा के बाद री की आवाज आई जो नीचे लगा है तो यहां हम री लिखेंगे। री के बाद था देखिए आधा है तो हमने आधा था लिख दिया। अब इसमें हम कोई स्वर नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर कोई आधा वर्ण है इसका मतलब क्या है कि उसमें हमारा स्वर मिला हुआ नहीं है, तो हम केवल आधा था ही लिखा है, इसके बाद हमने कोई स्वर नहीं लिखा। अब वी, वहां पर बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर देखिए तो वा के बाद हमने बड़ी ई लिखा, तो जिस तरह की मात्रा छोटी ई बड़ी ई है तो वही मात्रा लिखनी है, छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो उसी तरह की मात्रा को हमें लिखना है। मैदान, मैदान में माँ, अब माँ पर आप देखिए दो मात्राएं लगी हुई हैं। अब दो मात्रा का मतलब क्या है, आई। अगर किसी शब्द पर एक मात्रा लगी है तो हम ए से एडी जो सिंगल होता है बिना मात्रा वाला वो स्वर लिखेंगे। अब दो मात्राएं हैं तो हमारा आई की मात्रा आ जाएगी, आई हमने लिख दिया, द, अ, न और आ। पंथ, पंथ में देखिए प और ऊपर अनुस्वार है, अंग की बिंदी है तो ये हमने अंग लिख दिया यानी कि अनुस्वार। थ और आ, देखिए हर तरह की मात्रा का, हर तरह के अनुस्वार और अनुनासिक का शब्द हमने यहाँ पर लिया है जिससे आपको हर चीज का ज्ञान हो सके। फिर आप देखिए चांद, यहाँ हमने अनुस्वार लिया था, यहाँ हमने अनुनासिक वर्ण ले लिया जो चंद्र बिंदु होता है, तो चा के बाद अ की आवाज आ रही है अनुस्वार चंद्र बिंदु वाला तो आ आपका आ गया, द और आ गया। रक्षक, यहाँ हमने संयुक्त वर्ण ले लिया है, देखिए र अ, अक्षा जो है हमारा संयुक्त वर्ण किस किस से मिलकर बनता है, क और शा से मिलकर बनता है। तो पहले हमारी का की आवाज आती है रक्षक, तो क पहले आवाज आई तो हम पहले का लिखेंगे, शा की आवाज बाद में आई तो शा षटकोण मिलकर हमारा क्ष बनता है, फिर हमने क्ष लिखा। इसके बावजूद भी इसके अंदर अ स्वर मिला हुआ है तो अ स्वर क और आ, तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन का शब्द हो गया। फिर देखिए त्राण, त्राण भी हमारा संयुक्त व्यंजन का है कि त और रा मिलने से हमारा त्र बनता है, आ की मात्रा है तो आ हो गया, ण और आ हो गया। पर्वत, अब देखिए रा ऊपर लगा है, अब ऊपर वाले रा को भी हम कैसे लिखेंगे, पर्वत, आवाज आप देखिए पर का मतलब है पा पूरा, तो पा आधा हो गया, आ हमने स्वर लगा दिया तब हमारा पूरा पा बन गया।
फिर हमारी रा की आवाज आई तो हमने रा तब उसके बाद लिखेंगे जब हमने पा को पूरा कर लिया। फिर क्योंकि रा हमारा आधा होता है, इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, क्योंकि जो ऊपर मात्रा लगी होती है या नीचे रा लगा होता है उसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं होता है, तो रा के बाद हमने कोई स्वर नहीं लिखा। व अ त आ, तब हमारा ये पूरा बना। अब श्रे, श्रे देखिए फिर ये संयुक्त व्यंजन का आ गया कि शा और रा मिलने से हमारा ये श्रमिक वाला श्रा बनता है, तो शा और रा। अब यहाँ पर देखिए अभी जैसे मैंने ऐ की मात्रा ऊपर यहाँ बताई थी, यहाँ देखिए एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है तो हम ये वाला ए स्वर लिखेंगे, मतलब ये जो हमारा ह्रस्व है हम इस वाले को ही केवल लिखेंगे जो छोटा ए है। फिर या और आ हो गया। प्राण, प्राण में भी आप देखिए पा रा, क्योंकि पा के बाद रा की आवाज आ रही है, आप इसमें ये संयुक्ताक्षर है कि पा और रा, फिर आ रा और आ। ट्रेन, ट्रेन में आप देखिए नीचे रा लगा हुआ है, ट्रेन में उष्ट्र में जैसे लगा होता है, उसको कैसे लिखते हैं, ट रा, ट्र आपका हो गया, एक मात्रा लगी है तो ए हो गया, ना और आ हो गया। मच्छर, अब चा और छा देखिए दोनों मिलकर आए आपके संयुक्त अक्षर हो गए, मा आ मा हो गया, चा है तो आधा चा आपका बन गया, इसमें कोई स्वर नहीं है क्योंकि आधा है। अब देखिए छा, तो ये छा हो गया, इसके नीचे बच्चों हलंत लगने से रह गया है, हलंत है इसके नीचे, फिर अ रा और आ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वर्ण विच्छेद है, और वर्ण विच्छेद अगर आपको अच्छी तरह से करना आ गया तो आगे जो टॉपिक हम आपको संधि पढ़ाएंगे उसमें आपको सरलता हो जाएगी। संधि आप ठीक से तभी कर पाएंगे जब आपको वर्ण विच्छेद अच्छे प्रकार से आ रहा होगा। अब इसके बाद आगे आप देखिए रा का प्रयोग, कि रा का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। फर्स्ट आपका है रा में ऊ तथा ऊ की मात्रा सामने की ओर लगती है। अधिकांश ऊ की मात्रा जैसे आप देखते हैं नीचे की तरफ लगती है, जैसे झुकना में था कि झा में ऊ की मात्रा नीचे लगी, या भालू ला में ऊ की बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगी। लेकिन जब कभी रा होगा, रा में नीचे ऊ की मात्रा नहीं लगती है, वो सामने लगती है। जैसे रा में छोटा ऊ लगा तो रू ऐसे बनेगा, रुपया, रुचि, रुक्मणी आदि। रा में बड़े ऊ की मात्रा लगनी है तो बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, जैसे रूप, रूस, रूठना, रूठना, शुरू आदि। तो ये रा में ऊ की मात्रा हमेशा उसके रा के सामने लगती है। दूसरा नियम, जब रा से पहला व्यंजन स्वर रहित हो, मतलब जिसमें कोई स्वर ना मिला हो रा से पहले वाले व्यंजन में, तो रा से पहला व्यंजन पूरा लिया जाता है और रा पहले व्यंजन के पैरों में लगता है। व्यंजन के पैरों में लगने के कारण इसे पदेन भी कहते हैं। जैसे अब आप देखिए एग्जांपल से पा रा, अब पा इसमें क्या है कि रा से पहला व्यंजन स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, पा हमारा आधा है तो इसमें कोई स्वर नहीं मिला है, तो ये स्वर रहित हो गया। और रा से पहला व्यंजन फिर हम पूरा ले लेते हैं जब हम शब्द को मिलाकर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न में हमने पा पूरा ले लिया और जो इसके बाद का रा है वो उस व्यंजन के पैरों में लग जाता है, यानी नीचे की तरफ लग गया। तो प्रश्न, प्रतीक, प्रभात, इस तरह के शब्द हमारे बनते हैं। अब इसी तरह से आप देखिए का है, का के आगे रा है, ये स्वर रहित है। फिर स्वर रहित है तो जब हमें रा की मात्रा लगानी है तो हम का को पूरा ले लेंगे, पूरा लेने पर हमारा क्र बन जाएगा। तो क्रम, विक्रम, क्रमांक आदि। तो आप कई सारे शब्द इस तरह से देखेंगे। सृष्टि है, जैसे स रा से स्रा आपका बन गया, तो ये हमारा पैर में लगता है, यानी कि व्यंजन के नीचे लगता है। तीसरा है जब रा व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है, दूसरे व्यंजन के साथ मिलाकर जब बोलते हैं तो वह अगले व्यंजन के ऊपर लगता है। इस चिन्ह को रेफ कहते हैं, मतलब जो ऊपर की तरफ आता है उसे रेफ कहते हैं और जो व्यंजन के पैर में लगता है उसे पदेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कर्म, देखिए जब हम बोलते हैं कर्म तो रा जो हमारा माँ के साथ बोला जा रहा है, जब माँ के साथ बोला जा रहा है तो जहां उच्चारण होता है वो अगले वाले वर्ण के ऊपर ही लगता है जो अगला हम बोल रहे हैं। धर्म, शर्म, तर्क, कर्क आदि। तो रा की जहां आवाज आती है तो वो हमेशा हमारे अगले वाले वर्ण पर या लास्ट वाले वर्ण पर ही लगता है। फोर्थ है ट तथा ड के साथ
रा का प्रयोग इस रूप में किया जाता है। जैसे ट र ट्र नीचे लग गया आपका, ट्रक, ट्रेन, उष्ट्र आदि बन गया। ऐसे ही ड है, ड के नीचे भी आपका रा लग कर द्र ऐसे बनता है, तो द्रम, ड्रामा आदि। तो टा और डा के नीचे रा हमारा इस रूप में लगाया जाता है। शा के साथ रा का संयोग होने पर श्रा बनता है। जैसे श रा श्रा बन गया आपका, जैसे संयुक्त व्यंजन में भी हमने आपको बताया था। तो श्रम, श्रेष्ठ, श्रीमान आदि। तो शा के साथ रा लगने पर श्रा बन गया। री की मात्रा व्यंजन के पैरों में लगती है, जैसे वृथा, कृति, कृपा। क्योंकि री की मात्रा जब ऐसे होती है घुंडी के इस तरह से, तो वृथा, कृति, कृपा, री हमेशा हमारा नीचे की ओर ही लगता है। सा के साथ रा का संयोग होने पर स्रा बनता है। जैसे स रा स्रा, सा हमने पूरा ले लिया और उसके नीचे हमारा रा लग गया। तो इस तरह से हमारा स्रोत, सहस्त्र आदि हमारे शब्द बनते हैं। तो ये हमारा रा का प्रयोग है। अगर हम इन नियमों को ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से अगर हम इनको समझते हैं, तो हमारी वर्तनी में अशुद्धि कभी हो ही नहीं सकती। हमेशा हम शुद्ध लिखेंगे, कहीं किसी भी प्रकार की अशुद्धि हमारी वर्तनी में दिखाई नहीं देगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। रटकर हम इन चीज़ों से कभी भी काम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रटने वाली चीज़ होती है कि हम उसको भूल जाते हैं। और यदि हम उसका प्रयोग करना अच्छी तरह से सीखते हैं, समझते हैं, तो कभी भी हमारी कोई अशुद्धि या कोई भी गलती हमारी नहीं होती है। तो बच्चों, इन दोनों क्लासेस में हमारा वर्ण विचार पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब तीसरी क्लास में हम इन स्वर और व्यंजनों से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, कि ताकि प्रश्न किस तरह से आपकी परीक्षा में आते हैं, आपको किन किन नियमों को किस तरह से ध्यान में रखना है, कि ताकि कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो सके। तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ उसे शेयर कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।